तहरीक इंसाफ का बड़ा बुर्ज उलट गया। शीरी मजारी ने पीटीआई को छोड़ दिया। शीरी मजारी ने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करती है। जीएचक्यू समेत तमाम फौजी तंजीबात पर हमलों की मजम्मत करती हैं। सियासत में तशद्दुद की हमेशा मुखालफत की है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ, और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। क्या कहते, तवज्जो इन चीज़ों पे अब ज़्यादा दूंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं, और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है, और उसके अलावा इस वक्त मेरी कोई चीज़ और इम्पोर्टेंट नहीं है। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। नसीम ज़हरा साहिबा, ये आपके सामने ही है कि शीरी मजारी ने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो क्या समझती हैं कि ये एक बड़ी विकेट है जो कि गिरी है पीटीआई की? ये मेरा ख्याल है कि बड़ी अहम विकेट है। ये उनकी जो एक पुरानी और बहुत सीनियर और बहुत ही, अगर आप कहें, दिलेर लोगों में से थी, तो उनका जाना जो है पार्टी के लिए यकीनी तौर पे बहुत बड़ा झटका है। जैसे उन्होंने खुद कहा है कि जो उनके इतने दिन गुजरे हैं, कभी उनको जेल में डाला, फिर रिहा जेल में, तो और उसके बाद जैसे उन्होंने खुद कहा, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी क्लियरली बयान कर दिया कि ये जो हालात थे मेरे घर पे, मेरे बच्चों पे, उसका बहुत बुरा असर हुआ। और वो जैसे खुद कह रही थी, मेरा ख्याल है सब तो बयान उन्होंने किया कि मेरा शौहर मेरे नहीं है, 5 महीने पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो ये इतनी इस वक्त जो हालात हैं सियासत के, तो सब जानते हैं, तो बड़ा सख्त मुश्किल वक्त है। और ये भी साथ उन्होंने से पहले, मेरा ख्याल है जो पहली बात उन्होंने की, वो उन्होंने कहा जो मई 9 की जो सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने मजम्मत की। की हरकत पीटीआई ने की है, ये नुकसान तो अब रैपिडली होते रहेंगे। ये पहला लॉस नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं। 9 मई को आप छोड़िए, पूरी उनकी सियासत उठा के देख लीजिए। खास तौर से जब से वो इक़्तिदार से बाहर निकले थे, सुबह शाम सवाए पूरी कौम को थ्रेट करने के और कोई काम नहीं था उनके पास। मिलाकर उन्होंने वो सब कुछ 9 मई को साबित करने की कोशिश की, और अब वो भुगत रहे हैं। ये कीमत तो चुकानी पड़ेगी, पीटीआई की पूरी लीडरशिप को चुकानी पड़ेगी, और खुद खान साहब भी चुकाएंगे। ये तो अभी लोग सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। खान साहब के बारे में सोचिए, वो क्या छोड़ेंगे। इसलिए कि जो कुछ उन्होंने करा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की जो तज़हीक हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान की रियासत की इज्जत को मलियामेट करने की कोशिश की उन्होंने, इसकी तो ये सजा बहुत कम है। ये तो अजाब से और उस रैप से बचने की एक कोशिश है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, आप सियासत छोड़ रहे हैं, किसी के बाप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये होना था। यू इनवाइटेड इट, यू प्रोवोक्ड इट, एंड नाउ दे हैव टू पे द प्राइस। जी ठीक है, बुखारी साहब साथ रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नवीद साहब, आप क्या कहेंगे शीरी मजारी के पीटीआई छोड़ने पर? डॉक्टर शीरी मजारी का पार्टी छोड़ना इस हवाले से ज्यादा अहम है कि ये पार्लियामेंट में एस्टेब्लिशमेंट के उस हिस्से को रिप्रेजेंट करती थी जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया। और ये बहुत सारे जो हमारे जनरल हजरात हैं वो ये कहते भी हैं कि ये हमारी उस्ताद हैं। जनरल बाजवा से भी ये बात मंसूब है कि एक महफिल में उन्होंने कहा था कि ये तुम्हारी उस्ताद हैं। इसका मतलब ये है कि एक जो तासुर था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इस वाले से ग्रुपिंग है कि इमरान खान साहब की गुंजाइश छोड़ी जाएगी, खसूसन 9 मई के वाकयात के बाद। वैसे तो 1 साल पहले से उन्होंने पहले जनरल बाजवा को टारगेट किया, जनरल बाजवा तमाम सीधे जनरलों को, सिवाय जनरल फैज के, और उसके बाद नए चीफ का तकर्रुर को आने की कोशिश की। फिर आर्मी को टारगेट करते रहे, डीजीसी को टारगेट करते रहे, डीजीआईएसए को टारगेट करते रहे। तो उसके बाद 9 मई के वाकयात के बाद तो ये चीज वाजे हो गई कि फौज ने बतौर इदारा इस सारी सूरत हाल से निपटने का फैसला किया है, और कौम भी उनके साथ हम कदम खड़ी हो गई है। तो डॉक्टर शीरी मजारी को जो 3-4 दिन पहले तक, जब इनकी बेल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उन्होंने विक्ट्री का साइन बनाया, उस वक्त तक शायद एक गलत फहमी थी कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नरमी मौजूद है और उसके नतीजे के अंदर कोई ना कोई सियासत में वापसी होगी। अब उन्होंने इस बात का अदराक कर लिया है, ज़ाहिर है एक ज़हीन खातून है, उस्ताद हैं, ये सारा मामला किसी और तरफ चला गया है।
इस किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटीज किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और इस हवाले से बहुत सख्त एक्शन होंगे। तो सारी सूरत हाल को उन्होंने जेल में बैठकर कैलकुलेट किया है, उनकी साहबजादी ने भी उनको समझाया है, उनके मिलने वालों ने भी उनको समझाया है। डॉक्टर शीरीन मज़ारी हरगिज़ ऐसी खातून नहीं है कि एब्रप्टली कोई फैसला कर लें या कोई छोटे मोटा किसी ने आकर कहा, तरगीब दी तो उन्होंने पार्टी बदल ली। यकीनी तौर पर अगर उन्होंने आज ऐलान ये कर दिया है तो इसके पीछे तवील सोच विचार और उनका पूरा विजडम है, और वो विजडम एस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच को समझता है अच्छे तरीके के साथ कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पर जो उन्होंने फैसला किया है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ जितने लोगों ने अब तक छोड़ी है, डॉक्टर शीरीन मज़ारी का छोड़ना उन सबसे ज्यादा अहम इस हवाले से है कि ये मैं फिर दोहराऊंगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट को ही रिप्रेजेंट करती थी, उस ग्रुप को जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इमरान खान की किसी न किसी तरीके सपोर्ट जारी रखेगा। तो ये बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के। बिल्कुल ऐसे ही कि बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए। नवीद साहब साथ रहे। बुखारी साहब, इन तमाम सूरत हाल की वजाहत इमरान खान कुछ इस तरह से देते हैं कि जो लोग पीटीआई से मुखलिस नहीं थे वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि उनका इस तरह से वजाहत देना ठीक है? देखिए, इमरान खान का ये कहना है कि जी जो पार्टी से सिंसियर नहीं थे वो छोड़ के जा रहे हैं, ये एक जवाब तो पेश किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इनकी पार्टी की तश्कील जो है या तश्कील-ए-नौ जो 2018 में हुई थी उसकी तरफ गौर करें तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर मबनी ये पार्टी थी। वो जिस तरह से फसली बटेरे उठ के आए थे उसी तरह से अब जाएंगे भी। ये होता है हमेशा, ये भूल जाते हैं लोग के जिस वक्त आपके साथ लोग शामिल हो रहे हैं। एक ऐसी स्टेज थी कि इमरान खान साहब को ये भी पता नहीं होता था कि पटा किसके गले में डालना है। तो वो वक्त अब गुजर गया है, 2018 नहीं है अब, थिंग्स हैव चेंज। तो इमरान खान साहब की सियासत जो है उसका एक ही रास्ता था कि वो कौम से माफी मांगते जो कुछ अब तक हुआ है, और रियासत के साथ वो एक नई रविश जो है वो इख्तियार करते। उनको पॉलिटिकल अरीना में अगर रहना है तो उनको पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट करना पड़ेगा। डायलॉग के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन वो ये कहते रहे मैं चोरों से बात नहीं करूंगा, मैं डाकुओं से बात नहीं करूंगा, और खुद अपनी बगल के अंदर को 200-250 चोर लेके बैठे रहे। नैबजदा जो है वो भी सारे उनकी छतरी के नीचे थे। फिर खुद उनके इर्द गिर्द के लोगों ने जो अंधेर मचाया है पाकिस्तान में वो भी अब किसी से पोशीदा नहीं है। हत्ता कि उनकी जो ज़ौजा है उनके बारे में जिस तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं, कानों को आदमी हाथ लगाता है। फिर वो गोगी साहिबा जो थी उनको देख लें, बुज़दार साहब जिनको कहते थे बहुत शरीफ प्राइम मिनिस्टर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो वो तबाही बचाई है कि एक नई तारीख रकम की है। तो ये इस तरह के लोगों के ऊपर मबनी पार्टी जो है ना उसका कोई लंबा चौड़ा मुस्तकबिल नहीं होता। वो एक एरा के लिए आते हैं और फिर वो फिजल आउट हो जाते हैं। मुझे तो ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये रविश जारी रही तो खान साहब एक दिन जमान पार्क में अकेले बैठे इंतजार कर रहे होंगे कि कोई उनको मिलने के लिए भी आए। जी ठीक है बुखारी साहब। नबी साहब, आप भी समझते हैं कि आखिर में होगा ऐसे कि इमरान खान अकेले रह जाएंगे? क्योंकि हमने फवाद चौधरी को भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते देखा है, तो क्या लगता है कि फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी या कई और जो बड़े रहनुमा है पीटीआई के वो इमरान खान का साथ छोड़ सकते हैं? बिल्कुल इस तरह से होगा। इसकी एक बुनियादी वजह है, हमें ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत संगीन नवीद के केसेस हैं। वैसे तो जो भी हुकूमत से उतरता है केसेस बन जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि 4 केसेस ओपन एंड शर्ट है जिसको अदलिया ने दबाने की कोशिश की थी। अब तक यही सहारा था ना कि अदलिया इनके साथ है और अदलिया इनको बचा रही है, और वाज़ेह तौर पर नजर भी आ रहा था, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। उस वाले से भी एक मिशन बन चुका। अलकादर यूनिवर्सिटी का केस जिसमें आज 4.5 घंटे तक इमरान खान साहब से इंटेरोगेशन हुई, ओपन एंड शट केस है। टेरियान केस ओपन एंड शट केस है। तोशा खाना केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जनरल बाजवा भी ये कह चुके हैं कि हमें कहा इमरान खान साहब ने कि किसी भी तरीके से मुझे इस केस से बचाया जाए, तो हमने 3-4 साल तक इस केस को लटकाए रखा इस हद तक। तो अब ये मामला अदालतों में भी जाने हैं, उसके बाद ज़ाहिर है कानूनी अमल है, कानूनी अमल की बात सजाएं हैं। ये तो हो नहीं सकता ना कि कानून किसी एक के लिए कुछ हो, किसी दूसरे के लिए कुछ हो। एक तो ये अमल है, और दूसरा जिस तरह से पीटीआई ने एक बयानिया बनाया फौज के खिलाफ और अपने मासूम वर्कर को उकसाया। अच्छा, जो लोग पकड़े गए हैं अब ये साबित हो गया कि उसमें अफगानिस्तान से आए हुए लोग भी शामिल थे। वो जो कहा जा रहा था कि टीटीपी के बाद एलिमेंट्स को पाकिस्तान में लाकर खपाया गया है और उन्हें रखा गया है कि किसी ऐसे मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये बहुत ही सीरियस चार्जेस हैं जो सिक्योरिटी के हवाले से हैं। करप्शन केसेस अभी और भी बनने हैं। आपको याद है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जवेद इकबाल साहब का एक इंटरव्यू छपा था, जो चेयरमैन नैब थे जस्टिस जवेद इकबाल, जिसमें बहुत सारे मेगा स्कैंडल की निशानदेही की गई थी। वो स्कैंडल नहीं थे, वो केसेस थे जो बावजूद फाइल नहीं हो सके। अब जाहिर है वो मुकदमात भी आने हैं।
تو ایسی صورتحال کے اندر جب ایک لیڈر مقدمات میں ہو اور سزاؤں کی جانب بڑھ رہا ہو اور اس کے بعد اس کی ساری سرپرستی بھی ختم ہو جائے تو اس کا منطقی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر جو ان کے جو کور ارکان ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. تو آپ جو کہہ رہی ہیں کہ جن صاحبان کا آپ نے نام دیا ہے کہ یہ ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یقیناً یہ بھی نہیں رہیں گے. کل ہی آپ دیکھیں نا چوری پریزلے کا بیان کیا آیا ہے, انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ تو ہوں, ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں. بھائی جب آپ بیانیے کے ساتھ ہی نہیں تو پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ کو کوئی جگہ نہیں مل رہی, آپ یا تو یہ کہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں باقی لوگ بھی اسی طرح سے اپنی راہیں جدا کرتے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب, جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان اب یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سب چیزوں میں انوالو نہیں تھے, لیکن گرفتاری جب 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تھی اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا, ویڈیو بیان ان کا سامنے آیا تھا کہ آپ لوگ تیار رہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے تو آپ نے سڑکوں پر نکلنا ہے. تو اب اس طرح سے اس بات سے ہی مکر جانا کہ ہم تو اس میں انوالو ہی نہیں ہیں, تو کیا کہیں گے اس پر؟ کہ ان کے مکر جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ایویڈنس موجود ہے, ان کے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں. جب وہ لاہور چل رہے تھے اسلام آباد کے لیے 9 مئی کو, تو انہوں نے اپنے ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ میں کہا تھا, ویل چیئر پہ بیٹھے تھے موصوف, جو اسلام آباد پہنچتے چلنے لگ گئے تھے بلکہ دوڑنے لگ گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نکلوں گا, میں جاؤں گا یہاں سے اسلام آباد, اور مجھے گرفتار اگر کر لیا جائے تو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. وہ ان کو یاد دہانی کرا رہے تھے پورے اس پلان کی جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, اور عین اسی کے مطابق ہوا. دیکھیے یہ بہت زیادہ انسپائر لگتے تھے مجھے ٹرکی کے ماڈل سے. ٹرکی میں یاد ہے نا جب فوج نے کوشش کی تھی وہاں, وہ صورتحال مختلف تھی. وہ جس کا نام اردوغان ہے, از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے پولیٹیشین. وہ انوائرمنٹ یہاں نہیں تھا. اس طریقے سے آپ فوج کے اوپر چڑھائی کر لیں اور یہ سمجھیں کہ آگے سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے, وہ تجربہ کر کے اب دیکھ لیا ہے. اور یہ اتنا خوفناک تجربہ ہے اور اس کا انجام بھی اتنا ہی خوفناک ہے. آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. خان صاحب کو لگ سمجھ جائے گی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لگ پتا جائے گا کیا ہوتا ہے. تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا, ابھی تو ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب. نویس صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جس طرح سے یہ واقعات ہوئے, کہیں نہ کہیں ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت لمبے عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی اس کی؟ جی یہ تو بالکل ثابت ہو چکا ہے کہ ایک پلان کے تحت ہوا. اس حوالے سے آڈیو ویڈیو بلکہ وہ سارے جو ریکارڈ ہیں وہ پکڑے جا چکے ہیں اور وہ اسٹیبلش کیے جا چکے ہیں. اور اس کے بعد یہ جتنے بھی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے, وہ تمام لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق شواہد جمع ہیں. تو اس حوالے سے تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ پورا ایک منصوبہ تھا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ میں نے ایک فضا تو کریٹ کی ہے, اس فضا کریٹ کرنے کے بعد اگر ہم ملٹری انسٹالیشن پر اٹیک کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں کے بل گر جائے گی. تو یہ سوچ کے یہ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ یقینی طور پر جب پلان امپلیمنٹ کرنے کا مرحلہ آیا تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بھی سوچا کہ یہ معاملہ بڑی طور پر ان کے نوٹس میں آیا, تو بڑی حکمت کا ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے جانی نقصان کو بچایا اور مالی نقصان بہت ہوا, پاکستان کی اسٹیٹ بھی ڈیمیج ہوئی.